जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। और महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लाया दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएँ, क्योंकि इस टॉपिक से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और हो सकता है कि आगे आने वाले डेटों में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही भर-भर के देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आज हम इस क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं को इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और इस टॉपिक को मैं बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, साथ ही साथ हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अपने साथियों तक भी इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। सो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों योजनाओं को, और योजनाओं के इतिहास पे हम नज़र डालते हैं। सो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भारत में योजनाओं की जो शुरुआत है वो सन 1951 यानी कि स्वतंत्रता के बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और ये जो योजनाओं का जो खास उद्देश्य था दोस्तों, देश में समग्र विकास को गति देना और साथ ही साथ आर्थिक असमानताओं को दूर करने के तौर पर ये योजनाएं जो है भारत में लाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और आज इस क्लास में मैं उन पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सो उन पॉइंटों को आपको अच्छा से याद रखना है। ठीक है, और ये जो प्रेरणा मिली दोस्तों जो योजनाओं को लेके, वो मिला है दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा, जो कि सोवियत संघ में भी ये जो योजनाओं का जो हम कह सकते हैं कि योजनाओं को लाने का जो कार्य किया था सन 1988 में जोसेफ स्टालिन ने। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले योजनाओं को, जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, इनको लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1928 यानी कि 1928 के दशक में, यानी कि जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, और ये जो योजनाओं का जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिला भारत को? सो ये मिला दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैं पूरा हिस्ट्री आपके सामने योजनाओं को लेके रखा हूँ। हो सकता है क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पूरा पूरा फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप अच्छा से देखते जाइएगा। यदि हम भारत में योजनाओं की बात करें दोस्तों, तो अभी तक लगभग बहुत सारी योजनाएं हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं योजनाओं का विकास पर, जो है ये विकास की जो शुरुआत है भारत में, वो किस प्रकार से हुई है। वैसे यदि हम देखें दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश का शासन रहा है, और ब्रिटिश के समय में ऐसा कोई योजना हमें जो है भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला था। ठीक है, सबसे पहले योजनाओं का जो क्रम है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि योजनाओं का जो पहला जो जिक्र जो है हमें देखने को मिला था दोस्तों, वो देखने को मिला था सर एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों 1984 में, जिसका नाम था प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें जो है इन्होंने जिक्र किया था पहली बार योजनाओं को, यानी कि योजनाबंद जो आर्थिक विकास का जो झुकाव है, इसमें यहाँ पे हमें इस बुक में देखने को मिला था पहली बार। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहला जो योजनाओं को लेके ऐसा जो है किसने पुस्तक लिखा, या फिर ये पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो खासकर जो भारत में ये जो योजनाएं हमें देखने को मिली दोस्तों, ये इसी बुक के माध्यम से देखने को मिली थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस जो है बुक के माध्यम से बहुत अच्छा यहाँ पे हेल्प मिला योजनाओं को लेके। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो सर एम विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में एक बुक लिखा था दोस्तों, जिसका नाम था प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इस बुक में पहली बार योजनाबंद आर्थिक विकास का सुझाव यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में सन 1944 में एक बॉम्बे प्लान लाया गया दोस्तों, और इसके तहत जो है भारतीय उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो इसके बाद में हम नजर डालते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पे, और इसके बाद में सन 1946 का वो दशक आता है दोस्तों, जिसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी यहाँ पे बनाई गई, जिसका उद्देश्य यानी कि जिसका जो अध्यक्ष था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में सन 1950 का वो दशक आता है, जिसमें
योजना आयोग का यहाँ पे गठन किया गया, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना का मसूदा यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार किया गया। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो है पंचवर्षीय योजनाओं का आगमन, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम नजर डालते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाया है दोस्तों बना के, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, वो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने को मिलेगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। आपने देखा दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो प्रेरणा है हमें सबसे पहले कहाँ से मिली थी, सोवियत संघ से। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको यहाँ पे बताया है कहाँ से मिली थी, सोवियत संघ से। ठीक है, जो कि मैं इस स्लाइड में आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से खासकर ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन्हीं पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। किसके द्वारा लाया गया था, सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और यदि हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत में अभी तक जो है लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गए, और जो कि योजनाओं का जो स्टार्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया है, सन 1950 के बाद में यहाँ पे पूर्ण रूप से योजना जो पंचवर्षीय योजना है वो तैयार हो गया था। लेकिन जो स्टार्ट जो हुआ था दोस्तों पंचवर्षीय योजना का पहला, वो हुआ था 1951 से 1956 के मध्य में। ठीक है, और जो कि लास्ट में जो 12 पंचवर्षीय योजना था, ये लगातार चलते रहा। ठीक है, समय समय पर। एक एक पंचवर्षीय योजना को हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे। आप एक इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। अब हम नजर डालते हैं दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना की, जो कि भारत सरकार के द्वारा पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। और इस पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है दोस्तों सन 1951 से 56 के मध्य में किया गया था। और इसका जो खास उद्देश्य की यदि हम बात करें दोस्तों, या लक्ष्य यदि हम देखें यहाँ पे, तो इसका जो लक्ष्य था खासकर सिंचाई और कृषि वाले जो क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कृषि एवं सिंचाई का विकास करना था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, एक तो मुख्य लक्ष्य पूछा जा सकता है, या फिर जो पंचवर्षीय योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन पॉइंटों पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आपसे जो है क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहले तो आपको याद रखना है पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट कब हुआ था, सन 1951 से 1956 में पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। और इसका लक्ष्य खासकर आपको याद रखना है कृषि और सिंचाई पर जो है यहाँ यानी कि कृषि और सिंचाई का विकास करना था। ठीक है, और इस योजना यानी कि यह योजना जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित था। ठीक है, और यहाँ जो योजना है दोस्तों, हरित क्रांति की जो कोई भूमिका, यहाँ इसमें हरित क्रांति की कोई भूमिका नहीं थी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछ सकता है पॉइंट को ऐड करके। ठीक है, लेकिन यह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास रहा है। और बड़े सिंचाई योजनाएं यहाँ पे शुरू की गई दोस्तों, जैसे कि भाखड़ा नंगल बांध हो गया, उसके बाद में दामोदर घाटी परियोजना हो गया, साथ ही साथ हीराकुंड जैसे जो बांध है। यहाँ पे मुख्यतः 3 जो बांध बड़े बड़े जो कार्य यहाँ पे किए गए दोस्तों, आपको याद रखना है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, भाखड़ा नंगल बांध हो गया, दामोदर घाटी और परियोजना हीराकुंड। ठीक है, ये कुछ योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ये चलाए गए थे। ठीक है, और इस योजना के तहत जो भारत में जो सफलता मिली दोस्तों जो लक्ष्य जो रखा गया था, उसके तहत जो सफलता जो मिली हमें 100% से अधिक मानी जाती है। ठीक है, ये जो पहला जो सफलता जो भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना लाया गया था, इसमें जो है पूर्ण रूप से सफलता, और हम ये कह सकते हैं कि 100% से भी अधिक जो है सफलता यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उस पर हम नजर डालते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, वो था कृषि एवं सिंचाई के विकास यानी कृषि एवं सिंचाई का विकास करना। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है दोस्तों सन 1956 से 1961 के बाद में हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, लक्ष्य यानी कि इसका जो लक्ष्य था दोस्तों, भारी उद्योगों का विकास करना। क्या था, जो भारी उद्योगों का विकास करना। ठीक ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि ऐसे जो है महाल नेविस मॉडल के तहत ये तैयार किया गया था। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों, यदि आप दूसरे एग्जामों में देखोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था दोस्तों, वो था महाल नोबिस, यानी कि कौन सा महाल नोबिस
मॉडल पर ये आधारित था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्रों में यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें किया क्या गया दोस्तों, जैसे कि हमने पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें बहुत सारे जो बांध है वो बनाए गए थे। अब इसमें क्या किया गया है, इस योजना यानी कि यह जो पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई हो गया, उसके बाद में जो दुर्गापुर हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है ये किए गए थे, ठीक है। तो ये खासकर जो पॉइंट है दोस्तों, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की जो संभावना है वो ज्यादा है, ठीक है। सो भिलाई हो गया और दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, स्टील प्लांट स्थापित, यानी कि ये 3 ऐसे पॉइंट थे जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ कोयला हो गया, सॉरी रेलवे और कोयला खनन, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। सो ये इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह योजना जो है, इस योजना का जो आंशिक रूप जो है दोस्तों कहीं ना कहीं सफल रही, लेकिन वित्तीय घाटे में भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किया। इसके बाद में हम दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इस क्लास में मैं उन्हीं पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट करूंगा दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो आपने देखा दोस्तों इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा स्लाइड में आपने देखा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कौन सा था दोस्तों। सो आपने देखा यहाँ पे महाल नोबिस मॉडल, कौन सा था, महाल नोबिस मॉडल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना पे नजर डालते हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो हुआ था 1961 से 1966 में, ठीक है। सो हम एक एक योजना को बहुत ही अच्छा से देख रहे हैं दोस्तों। हो सकता है क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको पूरा पूरा फैक्ट देखने को मिलेगा और ये आप विश्वास कीजिएगा कि इस क्लास में मैं इतना डिटेल से आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रहा हूं जिससे आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आएगा इन्हीं क्लासेस के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। सो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है सन 1961 से 1966 के मध्य में होता है दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का संतुलन करने। जो कि पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था दोस्तों उसमें भी आपने कृषि को देखा था, लेकिन तीसरे जो पंचवर्षीय योजना है जो आया इसमें भी आत्मनिर्भर और कृषि एवं उद्योगों के संतुलन पर विकास को लेके जो है इसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों खासकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, लेकिन लेकिन यहाँ पे आप सभी को बताया दोस्तों कि यह योजना भारत चीन युद्ध के बाद में, यानी भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण जो है काफी विफल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1962 में जो भारत और चीन के मध्य में विवाद हुआ था। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान युद्ध सन 1965 में हुआ था। इसी कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उतना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई जिस प्रकार से पहला पंचवर्षीय योजना हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद में हरित क्रांति की जो शुरुआत है इसी अवधि में किया गया दोस्तों, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी जो घटना हमें जो भारत में देखने को मिली उसी कारण कहीं ना कहीं असफलता रही और असफलता के बाद में जो है यहाँ पे हरित क्रांति जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और इस प्रकार से पूर्ण रूप से हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में यहाँ पे होती है, ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है किस पंचवर्षीय योजना के तहत की जा रही थी, ठीक है। सो ये हुआ था दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान यानी कि किस वर्ष पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को और इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सो आप सभी को बताएं दोस्तों कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो हमने देखा था 1961 से 1966 के मध्य में। तो इसी के मध्य में जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और वो हुआ था दोस्तों 1965 में, ठीक है। कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को लेके चलता हूँ दोस्तों और नेक्स्ट हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना और इस प्रकार से हम एक एक पंचवर्षीय योजना को समझते हुए जा रहे हैं और जितना फैक्ट आपको चाहिए उतना मैं पूरा 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ और आप इन्हें अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी दोस्तों वो खासकर कृषि पे आधारित थी और अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन अब यहाँ पे जो चौथी पंचवर्षीय योजना आता है गरीबी उन्मूलन, यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि गरीबी पर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाने लगा है ना। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन, ठीक है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, जैसे कि
इस योजना यानी कि इस योजना का लक्ष्य से ही हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस योजना का जो पहला जो नारा था दोस्तों गरीबी हटाओ का था, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत? सो वही दिया गया था दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीयकरण को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया दोस्तों, और साथ ही साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये एक ऐसे पॉइंट है दोस्तों, पहला तो आपको राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण को जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत बढ़ावा दिया गया, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सो अब वो किया गया था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में। ठीक है, सो इस प्रकार से हम एक एक पॉइंट को देखते जा रहे हैं। लेकिन सन 1971 में पुनः फिर से भारत पाक युद्ध होता है, जिसमें वैश्विक मंदी का कारण यहाँ पे बनता है, और इस प्रकार से जो है चौथी पंचवर्षीय योजना भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। इस प्रकार से भारत में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई दोस्तों। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यहाँ पे हमें देखने को ही मिला है। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमें 1971 में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये चौथी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उनको फिल्टर करके मैंने आपके सामने रख दिया। इसके बाद में हम देखते हैं इस क्वेश्चन का यानी कि इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जुड़ा था? ठीक है, सो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, सो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखते हैं पंचवी यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। सो पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है सन 1974 से 1979 के दशक में ये हमें सॉरी 89 के दशक में ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो मुख्य लक्ष्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर, क्योंकि इससे पहले ये चौथा पंचवर्षीय योजना जो आया था दोस्तों वो भी गरीबी पर ही था, लेकिन इसमें इन्होंने भारतीय यानी कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को ऐड कर दिया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इस योजना के तहत जो है 25 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे लागू किए गए थे दोस्तों, जिसमें कि बिजली उत्पादन, खनन, ग्रामीण विकास जैसे बहुत सारी योजनाओं को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन खासकर जो यदि हम देखें दोस्तों तो बिजली उत्पादन और खनन, ग्रामीण विकास पर ये यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया था। और 1978 में जनता पार्टी ने क्या किया था दोस्तों, इस योजना के यानी कि इस योजना को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। ठीक है, और यदि हम देखें दोस्तों अभी हाल ही में जो इस सत्र में भी यदि हम देखें दोस्तों 2017 के बाद में जो है बीजेपी सरकार ने क्या कर दिया है, अभी पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण से बंद कर दिया गया है, अब उसके जगह नीति आयोग लागू कर दिया है। ठीक है, सो इससे पहले भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारे भारत में लागू नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है पंचवर्षीय योजनाओं को किस सरकार के द्वारा बंद किया गया था या फिर कब बंद किया गया था। तो ठीक है, सो आपसे आपको याद रखना है कि 1978 में भारतीय जनता पार्टी ने इस पंचवर्षीय योजना को यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पॉइंट है जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। सो 25 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? सो आपको याद रखना कौन सा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आता है दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना, और इस प्रकार से हम एक पंचवर्षीय योजना को बहुत ही डिटेल से देख रहे हैं। सो छठवीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो सन 1980 से 1985 के दशक में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों गरीबी हटाओ और रोजगार से के अवसर बढ़ाओ, क्योंकि इससे पहले भी जो तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना से हम देख रहे हैं दोस्तों लगातार जो कहीं ना कहीं गरीबी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब इसके बाद में जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इसका भी उद्देश्य यहाँ पे रखा गया कि गरीबी हटाओ और रोजगार को यानी कि रोजगार का अवसर बढ़ाओ। इससे पहले जो हमने देखा था दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे पॉइंटों को मैं बार बार हाईलाइट करते जाऊंगा और बार बार आप लोगों को याद दिलाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य आपको याद रखना है गरीबी यानी कि गरीबी को हटाना और रोजगार को बढ़ाने का अवसर था। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या किया गया दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में नवीन उद्योग नीति को लागू किया गया और स्वरोजगार नीति लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? स्वरोजगार योजनाओं को शुरू यहाँ पे किया गया, और इस योजना के को काफी हद तक कहने के सफल माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार हम तीसरी चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना देख रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं असफल हो रहे थे, कहीं ना कहीं सफलता में कभी हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है इस योजना में हमें काफी हद तक कहीं ना कहीं सफलता देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट यानी कि इस ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की जो है प्राथमिकता क्या थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों रोजगार हटाओ और रोजगार
और गरीबी हटाओ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो योजना जो है दोस्तों वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना। और सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1985 से 90 के दशक में हमें देखने को मिला था दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना और साथ ही साथ आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करना, ठीक है। सो सातवीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो है उत्पादकता को बढ़ाना और साथ ही साथ आर्थिक यानी कि उदारीकरण को शुरू करना, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ फिल्टर करके, वो है दोस्तों जो आईटी और टेलीकॉम उद्योग का विकास यहाँ पे पूर्ण रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। और 1988 में जो है INS 81C उपग्रह जो है यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, कब किया गया था, 1988 में किया गया था, ठीक है। कौन सा, INS 81C जो उपग्रह जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। और भारत में आर्थिक सुधार की नींव यहाँ पे रखी गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आर्थिक जो है सुधार की नींव सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के तहत रखी गई थी दोस्तों, तो वो रखी गई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों इस जो योजना में दूरसंचार और आईटी पर खासकर ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में अगला जो योजना आता है दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना। और इस प्रकार से हम एक एक योजना को बहुत ही अच्छे से समझते हुए जा रहे हैं दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक पंचवर्षीय योजना को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। और इस क्लास में मैं जो जितने भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से फिल्टर करके लाया हूँ, जिससे कि आप उन्हीं पॉइंटों को देखें, उन्हीं पॉइंटों को पढ़े, क्योंकि आपके पास में भी समय बहुत कम है। तो बस इस क्लास को देखकर चले जाइए और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जो इन्हीं पॉइंटों से होंगे, ठीक है। सो यदि आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाए तो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंटों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों 1992 से 97 के दशक में। ये जो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है यहाँ पे होती है। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, कौन सा, आठवीं पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद में इसका जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। 1991 में आर्थिक सुधार को यहाँ पे पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो है विदेशी निवेशों की अनुमति यहाँ पे पूर्ण रूप से दे दी गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भारत में जो है बहुत पहले से ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश ने बहुत दिनों तक राज्य किया है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेशियों को पहली बार अनुमति जो है पंचवर्षीय योजना के तहत किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो आपको याद रखना है जो है ये दिया गया था दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और निजी क्षेत्रों को आर्थिक यानी कि अधिक स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना को देखा दोस्तों हमने। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आपसे पूछा जा सकता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा सुधार यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है दोस्तों क्या, सुधार यानी कि जिसे कहा जाता है एलपीजी सुधार को यहाँ पे लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। एलपीजी यानी कि जिसे कहा जाता है उदारीकरण, निजी यानी कि निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, यानी कि इसे शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना आता है दोस्तों। इस प्रकार से हम एक एक पंचवर्षीय योजना को देख रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना सन 1997 से 2002 तक ये चला दोस्तों। और इस पंचवर्षीय योजना का जो खास उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक विकास में तेजी लाना और साथ ही साथ विशेष रूप से औद्योगिकरण और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाना और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो ये योजनाओं का उद्देश्य है कि आपको याद रखना है। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खासकर जो विकास में तेजी लाना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और औद्योगिकरण और विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना था, ठीक है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रखता हूँ दोस्तों आपके सामने। इस योजना की जो बजट है लगभग यहाँ पे रखा गया था दोस्तों 8,80,000 करोड़ था, ठीक है। और विकास की जो दर का जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 6.5% निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपको यानी कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में इस क्वेश्चन का यानी कि इस पॉइंट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सभी थे, यानी कि आर्थिक विकास पे भी था सुधार, यानी कृषि सुधार और यानी कि रोजगार सृजन और
ये तीनों पॉइंट हमें जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देखने को मिले। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सभी उद्देश्य इसमें थे। इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। इस प्रकार से हम एक-एक योजनाओं को देखते हुए हम लास्ट पायदान पे पहुंच रहे हैं दोस्तों, है ना? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आया था दोस्तों 2002 से 2007 के मध्य में, और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों 8% की वार्षिक दर, यानी कि वार्षिक विकास दर को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसके तहत जो है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। ठीक है, और साथ ही साथ संपूर्ण ग्रामीण विकास में विकास और बुनियादी सुविधाओं को में सुधार लाना था। ठीक है, तो ये कुछ इनके मुख्य उद्देश्य थे दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो बजट है वो यहाँ पे बढ़ गया है, वो है 10,23 करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो है 23,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद में मानव संसाधन विकास पर यहाँ पे जोर दिया गया, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर यहाँ पे जोर दिया गया। ये पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है सामाजिक असमानताओं को कम करना था, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना था, और शहरी विकास को बढ़ाना था। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना देखा दोस्तों। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना आता है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 2007 से 2012 के मध्य में हुआ था दोस्तों। और इस पंचवर्षीय योजना में जो कुल बजट जो रखा गया था दोस्तों, वो 14 यानी कि 14,80,000 करोड़ रुपए रखा गया था। ठीक है, और इस योजना में दोस्तों खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुधार करना था, और जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो जिसे कहा जाता है पीडीएस को यानी कि सुधारा गया, और यानी कि सुधार के लिए कई योजनाएं यहाँ पे बनाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना आता है दोस्तों। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना की और हम बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम एक एक योजना को बहुत ही डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है, सो 12वीं पंचवर्षीय योजना आ गया दोस्तों, और 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है सन 2012 से 2017 तक रही है, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। इसके बाद में भारत सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे बीच में कहा था। ठीक है, तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये हम कह सकते हैं कि इस योजना में जो है 9% विकास दर प्राप्त करना था, और जो कि खासकर ये समाज समाज और आर्थिक सुधारों को गति देने पर कार्य किया था। साथ ही साथ खासकर कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के तौर पर जो है इस पंचवर्षीय योजना के तहत कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद में इसका जो मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका मुख्य उद्देश्य था यानी कि समावेशी विकास और साथ ही साथ सतत विकास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और जो है सतत विकास था, क्योंकि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। तो हो सकता है कि पहला पंचवर्षीय योजना और लास्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे बहुत ही डिटेल से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसका जो मुख्य लक्ष्य आपको याद रखना है समावेशी विकास और सतत यानी कि समावेशी विकास और सतत विकास। और इसके बाद में कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा और पर्यावरण पर अधिक ध्यान दिया गया। और आप सभी को पता है दोस्तों कि 2014 के बाद में जो है बीजेपी सरकार आ गया, और बीजेपी सरकार ने इस योजना को पूर्ण रूप से भंग कर दिया, और इस योजना के बाद में अब इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त होती है। और हमने जो है पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है, शुरुआत कैसे हुई, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजना आई, और किस किस पर कैसा कैसा काम किया गया, उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बता दिया है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा से आपने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में भारत सरकार ने 2014 के बाद में इस योजना की जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्ति कर दी, और इसके बाद में इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसका जो कुल बजट था दोस्तों 45 लाख करोड़ था। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको देखना है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को यानी कि एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से देखा, और एक एक क्वेश्चन को देखा। इसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन प्लानिंग एंड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है दोस्तों 2017 में, और इसके तहत बहुत सारे जो कार्य किए गए 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त यानी कि पूर्ण रूप से बंद करके जो है सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय नीति आयोग को यहाँ पे ला दिया गया था। ठीक है, सो इस प्रकार से नीति आयोग की आगमन यहाँ पे होती है। इसके बाद में नीति आयोग का जो गठन है 2015 में यहाँ पे किया गया था दोस्तों। नीति आयोग का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना था और उदारीकरण और बजट यानी कि उधारी और बजट दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करना था। सो इस प्रकार से पूर्ण रूप से समाप्त होती है। इसके बाद में यहाँ पे नीति आयोग का जो शुरुआत है वो होता है। सो इसके इससे जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सतत विकास लक्ष्यों का पालन 2015 में आया दोस्तों, जो कि भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का पालन यहाँ पे किया जाता है और 2030 तक इसको जो इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यानी कि दुनिया में ये यानी कि यार पूरी दुनिया में लागू करने के लिए लागू करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और भारत ने इस लक्ष्य को अपनी विकास योजनाओं में शामिल किया है। ठीक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने योजनाओं को बहुत ही डिटेल से बताया दोस्तों, और इस प्रकार से हमारा पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इस क्लास का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डाउनलोड करके इसको अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। सो ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और उन्हीं पॉइंटों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला ऐसा ही बहुत ही जबरदस्त क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।